हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला। सब कुछ देख लिया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, अपन लीनियर इक्वेशन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पे, कौन सी इक्वेशन ऐसी होती है जिनके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, ये सब अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था चैप्टर। अपन इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है चैप्टर नंबर 5 है वो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये वाला लिख देता है। ठीक है, तो ये अपन को अभी कंप्लीट करना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये भी बहुत छोटा चैप्टर ही है। ये पूरा चैप्टर जो है ना, यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री आई, थर्ड ज्योमेट्री आया, पर वो कोऑर्डिनेट का अलग ही चलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो अगला चैप्टर आया था वो आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें भी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आ रही थी क्योंकि ग्राफ और ये सब आ रहा था, पर उसमें एलजेब्रा भी था। तो अब इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है ना, इसके बाद में पूरी ज्योमेट्री ही चलेगी। अब इसके जो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर है, जैसे इसका जो जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, फिर है ट्राइंगल्स, फिर है क्वाड्रिलेटर्स। तो इन सब में पूरी ज्योमेट्री ही चल रही है। तो अपन को अब थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट से पढ़ना है, मतलब अपन को ड्राइंग्स और फिगर्स होते हैं ना, स्क्वायर रेक्टेंगल, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत ज़्यादा पहले तो थ्योरी ही है। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी बहुत थ्योरी से रिलेटेड, पूरा चैप्टर थ्योरी ही है। ऐसा मान लो कि थ्योरी रिलेटेड चैप्टर, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन या सॉल्व वॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब जैसे बहुत पुराने साइंटिस्ट है ना, उन्होंने ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से कंपाइल करके बनाया। जो पुराने साइंटिस्ट है जिनको अपन ऐसा बोलते हैं ना कि उनके पास पूरा इसका क्रेडिट जो है वो किसके पास जाता है, ज्योमेट्री पूरी क्रिएट किसने करी है, तो मेनली 3 साइंटिस्ट है। कौन कौन है? एक थेल्स है, एक पाइथागोरस है, जो अपन पाइथागोरस थ्योरम हमारे सब पढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम आप 10th में पढ़ोगे, और एक यूक्लिड है। ठीक है, और अपन जो एआर ज्योमेट्री पढ़ते हैं जो 2D प्लेन से रिलेटेड है, 3D वाली नहीं, सिर्फ 2D वाली, उसको तो बोलते भी यूक्लिडियन ही ज्योमेट्री है, क्योंकि पूरी डिस्कवरी एक तरीके से उन्होंने ही करी है। तो अपन जो 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, 2D वाली, उसको अपन यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड मतलब काफी बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी सारी चीजें निकाली थी और अपन को बहुत हेल्प भी करी उन्होंने वो चीजों को प्रूव करने में। ऐसी स्टेटमेंट्स बनाई उन्होंने ताकि अपन को पुराना चीज प्रूफ नहीं करनी पड़े। तो इन्होंने काफी सब कुछ अच्छे से करा था। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, वो भी अपन को पढ़नी पड़ेगी, उस बुक के कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यूक्लिड ने पूरी ज्योमेट्री जो बनाई ना, उसको उन्होंने कंपाइल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सियम और पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होते थे, और पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, यूक्लिड्स के ही पोस्टुलेट थे। तो यूक्लिड ने 2 ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दी, उन स्टेटमेंट को कंप्लाई करके एक बोल दिया एक्सियम है और एक बोल दिया पोस्टुलेट। तो अपन पढ़ेंगे एक्सियम्स और एक पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। दोनों किसके हैं? वो यूक्लिड के ही हैं। ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अब एक्सियम स्टेटमेंट क्या है, मतलब एक्सियम्स होते क्या है? जैसे कुछ अपन को कुछ ऐसी चीज होती है ना जो तो देखते ही समझ आती है, सेल्फ एविडेंट होती है कि हाँ ये तो ठीक ही है, ये तो हो गई, इसमें क्या मैक्स है। तो वो वाली चीजें ही थी जो एक्सियम्स थे, और वही वाली चीजें थी पोस्टुलेट भी। पर पोस्टुलेट और एक्सियम में एक ही डिफरेंस है। एक तो ये डिफरेंस है कि डिफरेंस मतलब वो एक स्टेटमेंट होती है जो सेल्फ एविडेंट है, सबको पता ही है हाँ इसमें क्या मैक्स है, वो वाली चीजें हैं वो। तो पोस्टुलेट भी सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स हैं जो सबको लगभग सबको पता ही होगा, पर उनकी स्टेटमेंट्स प्रूव करके बनाई ना, तो उसको पोस्टुलेट्स बोल दिया, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स हैं। और एक्सियम्स भी यही है, वो भी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी सेल्फ एविडेंट। ठीक है, पर सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स है ना, ये जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होंगे, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, पूरी मैथ्स से, पूरे वर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट्स है। तो एक्सियम जो होंगे ना, वो ज्योमेट्री पे बेस्ड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन जो पोस्टुलेट्स है ना, वो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। सारे जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे बेस्ड है।
तो यही दोनों में डिफरेंस था। एक्सियम जो है वो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स है, ये भी सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स है, पर ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अपन एक्सियम का कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे दो फ्रेंड है, एक मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है बी और मेरा एक और फ्रेंड है सी। ठीक है, तो आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करना था इसलिए मैंने बोला कि बी और सी। अब बी के पास जो रुपए है ना, जैसे मान लो कि बी के पास में कुछ रुपए हैं, 200 300 कितने भी हैं, तो बी के पास जो रुपए हैं उतने के उतने मेरे पास है। ठीक है, और मेरे पास जितने रुपए हैं ना उतने के उतने सी के पास हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि बी और सी के पास में इक्वल रुपए हैं। ठीक है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना, बी के पास में जो रुपए थे उतने के उतने मेरे पास थे और मेरे पास जितने रुपए थे उतने के उतने सी के पास थे। तो जैसे बी के पास 200 थे तो मेरे पास 200 और मेरे पास 200 तो सी के पास भी 200, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया कि मेरे पास जितने उतने के उतने सी के पास में। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ बी और सी दोनों के पास में इक्वल रुपए हैं। सेल्फ एविडेंट है ना, ये तो दिख रही है, ये तो होता ही है। तो यही चीजें थी एक्सियम में, जो अपन को क्लियरली दिखती थी उसको उन्होंने स्टेटमेंट बना के बोला कि हाँ अब ये देखो। ठीक है, तुमको नहीं पता चला होगा पर अब स्टेटमेंट में देखो। तो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स होती है, वो स्टेटमेंट्स अपन को लर्न रखनी पड़ेगी। जैसे अपन को बोलेंगे एग्जाम में यूक्लिड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बोलेंगे, तो अपन को बोलेंगे राइट एनी 3 एक्सियम्स रिलेटेड टू यूक्लिड, है ना। यूक्लिड के कोई भी 3 एक्सियम लिख दो, तो उसने जो भी टोटल जितने भी एक्सियम्स दिए उनमें से कोई भी 3 लिख दो। फिर जैसे पोस्टुलेट का क्वेश्चन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे राइट द 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ठीक है, उसका जो 5th पोस्टुलेट है ना वो वाला लिखो। तो इसके बहुत सारे पोस्टुलेट है, जैसे उसका मेनली कितने पोस्टुलेट हैं, तो अपन को कंपाइल करके एनसीईआरटी में 5 बताएं। 5 पोस्टुलेट्स अपन को पढ़ने हैं और एक्सियम्स कितने पढ़ने हैं अपन को, 7। तो एक्सियम भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और पोस्टुलेट्स भी कुछ स्टेटमेंट्स ही होंगे। पोस्टुलेट्स में ये डिफरेंस होगा कि वो ज्योमेट्री रिलेटेड स्टेटमेंट्स होगी और एक्सियम जो होंगी वो कोई भी मैथ्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड ने क्या क्या एक्सियम बताए थे। ठीक है, वन बाय वन सारे डिस्कस कर लेंगे अपन। तो अपन पढ़ना है फर्स्ट एक्सियम। ठीक है, फर्स्ट एक्सियम, जैसे एक्सियम की कोई नंबरिंग नहीं है, आपको एक्सियम जैसे 7 दिए हुए है ना, तो आप फर्स्ट कोई भी बोल सकते हो, सेकंड कोई भी बोल सकते हो, थर्ड कोई भी बोल सकते हो। पर पोस्टुलेट में नंबरिंग है, जैसे थर्ड पोस्टुलेट में कुछ बोला है तो आप थर्ड पोस्टुलेट में वही बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप थर्ड पोस्टुलेट में 5th पोस्टुलेट वाला बोल रहे हो, पॉइंट अलग अलग नहीं बोल सकते। लेकिन एक्सियम में क्या है, आपको 7 पॉइंट याद है तो आप फर्स्ट की जगह कुछ भी बोल सकते हो, 7वां पॉइंट भी बोल सकते हो, 5th पॉइंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। एक्सियम क्या है, शफल्ड है, कैसे भी बोलो, एक्सियम एकदम फ्री है। लेकिन पोस्टुलेट वाले हैं ना वो थोड़े क्रूअल है, उनको चाहिए टाइम टू टाइम हर एक जो बोला है वही का वही बोलेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम क्या है, कोई भी लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम क्या है, तो वो बोल रहे हैं फर्स्ट एग्जाम की स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो एक बार, क्या बोली है मैंने क्या बोली, यूक्लिड ने बोली है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसी चीज है जो सेम चीजों के इक्वल है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरी जो हाइट है वो मेरी क्लास में राम नाम के लड़के के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा बोला कि मेरे जो दोस्त की हाइट है वो भी राम नाम के लड़के के बराबर है। तो हम दोनों की हाइट सेम चीज के बराबर है। दोनों की हाइट किसके बराबर है, राम नाम के लड़के की। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि हम दोनों की हाइट भी इक्वल होगी। तो हम दोनों की हाइट सेम चीज के इक्वल थी, उसका मतलब हम आपस में भी इक्वल होंगे। तो यही बोला था फर्स्ट एग्जाम में कि अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल है। तो ये आ गया, ज्योमेट्री रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था ये। तो अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जाम है, एक बार अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, अगर x जो है वो y के इक्वल है, कोई x है जो y के इक्वल है और एक z है वो भी y के इक्वल है, मतलब x भी y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टू डिफरेंट थिंग है, x और z दोनों इक्वल है y के, सेम थिंग के, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। यही बोलना चाह रहा था ना वो। तो दो चीजें y की इक्वल है तो इससे अपन को ये मिलता है कि x भी z के इक्वल होगा। तो ये तो सेल्फ एविडेंट थी ना, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, इसको लिखने की क्या जरूरत थी। तो उसने पूरा रूल बुक बनाई और उसने रूल बुक में बताया कि हाँ नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये अपन को पढ़ना पड़ेगा ये कि फर्स्ट एग्जाम्स का ये था। तो अब अपन को इसको यूज भी करना पड़ेगा। अब जैसे आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप ऐसी स्टेटमेंट यूज करोगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, कैसे इक्वल हो गए,
तो आप उसका रीज़न लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, क्योंकि अपन को मैथ्स में हर चीज़ का रीज़न लिखना पड़ेगा कि कैसे इक्वल हो गए, ऐसे कैसे इक्वल हो गए, तो उसमें रीज़न लिखोगे क्योंकि यूक्लिड ने बोला है तभी हमने लिखा है। तो ये पूरा हो गया। फर्स्ट एग्जाम्स का ये था। सेकंड पे आता है। ठीक है, सेकंड पे आता है सेकंड एग्जाम। ठीक है, सेकंड एग्जाम में क्या बोला, अगर दो चीजें इक्वल है, ठीक है, और दोनों में अपन सेम अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड करने के बाद अमाउंट आएगी ना वो भी इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास दो कंटेनर है, इसमें 5 केजी, इसमें 5 केजी, दोनों बराबर थे। अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डाला और यहाँ पे भी 100 ग्राम डाला, तो मेरा जो तराजू होगा वो ऊपर नीचे होगा कि सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर है सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने 100 ग्राम यहाँ डाला, यहाँ पे भी 100 ग्राम डाला, तो यहाँ पे 5 केजी 100 ग्राम हो गया, यहाँ पे भी 5 केजी 100 ग्राम हो गया, तो इक्वल ही तो रहा। तो यही चीज बोली उसने सेकंड एग्जाम में। तो अपन का सेकंड एग्जाम की स्टेटमेंट क्या वो लिख देते हैं। ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट बोली, क्या बोला, इफ इक्वल थिंग्स आर एडेड टू सेम थिंग्स देन द रिजल्टेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो इक्वल चीजें हैं, उन दोनों में अपन सेम चीजें ऐड करिए तो जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा। ये भी सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट ही थी, पर ये तो स्टेटमेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल भी अपन ने देखा है, पर मैथ्स में कैसे लिखोगे, तो मैथ्स में इक्वेशन वाली चीज ही है, तो अपन इसको बनाते हैं मैथ्स में कैसे लिखेंगे। मैथ्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट को तो कर लो साइड में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला कि x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, x y के इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ ऐसा बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वल है, दोनों तरफ सेम चीजें ऐड कर लूंगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या इक्वल आएगा, तो आंसर है हाँ। अगर मैं इधर भी 2 ऐड कर लेता हूँ और इधर भी 2 ऐड कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ सेम ऐड करा ना, यही तो बोला मैंने कि इफ इक्वल थिंग्स आर एडेड टू सेम थिंग्स, दोनों सेम थी, दोनों तरफ इक्वल ऐड करा, तो उसका मतलब आंसर जो आएगा वो इक्वल आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा ये और ये इक्वल आएगा। एक और एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मुझे पता है कि 8 जो होता है 8 के इक्वल होता है, 8 8 के इक्वल होगा ना, 8 6 के इक्वल थोड़ी होगा, 8 8 के इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो अगर मैं इक्वल चीज़ों में इक्वल ऐड करता हूँ, दोनों तरफ सेम ऐड करता हूँ, तो जो आंसर मिलेगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा था। तो सेकंड एग्जाम इसका ये था, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट थी। अपन को स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो आपको सही लग रहा है, जो इजी लग रहा है उसके हिसाब से लिख सकते हो। वर्ड टू वर्ड लर्न रखने की कोई जरूरत नहीं है, और ना नंबर लर्न रखने की जरूरत है। फर्स्ट एग्जाम में यही बोला है, सेकंड एग्जाम में यही बोला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बोलो, लाइन सर मत बोलो भले, पर 7 याद होने चाहिए। ठीक है, तो अपन आते हैं थर्ड एग्जाम पे। ठीक है, थर्ड एग्जाम क्या था, थर्ड एग्जाम ये था कि अगर अपन सेम चीजें हैं, दो इक्वल चीजें हैं, और उन दो इक्वल चीजों में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा ना वो इक्वल आएगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास में कुछ रुपए हैं, जैसे मेरे पास में रुपए हैं 500 रुपीज़ है, मेरा जो एक फ्रेंड है राम, उसके पास में भी 500 रुपीज़ है। हम दोनों कहीं गए खाने वाने, और जो हम दोनों ने पैसे खर्चे वो दोनों को कंट्रीब्यूट करने पड़े। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में क्या हुआ, मुझे 100 रुपीज़ देने पड़े, उसको भी 100 रुपीज़ देने पड़े। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, इक्वल रुपीज़ थे। हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्योंकि 100 रुपीज़ देने पड़े ना अब। तो अब जो बचेगा वो इक्वल ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि उसने भी 100 दिए, मैंने भी 100 दिए, तो मेरे पास बचे 400, राम के पास में 400। तो अगर इक्वल चीज़ें हैं और इक्वल चीज़ों में से कोई इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जो आंसर आता है वो वापस ही इक्वल ही आता है ना। तो इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले तो।
ठीक है, तो ये था इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल नहीं है, इक्वल है। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम सेम क्वांटिटीज देन द रिजल्टेंट विल कम टू बी इक्वल। ठीक है, अगर सेम क्वांटिटीज है उसमें से अपन इक्वल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो अपन को इक्वल मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, वापस एग्जांपल बहुत है अपन के पास में। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मैंने 10 को 10 के इक्वल लिया। ठीक है, 10 10 के इक्वल होता है, तो दो सेम क्वांटिटीज ली, 10 और 10 सेम क्वांटिटीज है। अगर मैं दोनों में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ या इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो आंसर आएगा वो वापस से सही आएगा। ठीक है, से कोई भी सेम क्वांटिटी ले लो, मैंने ले लिया 5, 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा दोनों तरफ से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 5। क्या ये दोनों इक्वल है? सेल्फ एविडेंट है, दिख ही रहा है इक्वल है। तो यही बोला थर्ड एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम क्या था कि अगर अपन दो चीजें सेम चीज की इक्वल है तो आपस में इक्वल होगी। सेकंड एग्जाम क्या था, ऐड करोगे तो इक्वल आएगा। थर्ड बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इक्वल आएगा। तो इसमें कुछ नया मिला नहीं। अब आता है फोर्थ एग्जाम। फोर्थ एग्जाम बिल्कुल ही ठीक ही है, मतलब उसमें कुछ था नहीं। वापस से फोर्थ एग्जाम क्या बोल रहा है, फोर्थ एग्जाम उसने ये बोला कि कोई भी चीज है उसका कुछ पार्ट है, तो उसका जो कुछ पार्ट होगा ना वो पूरी क्वांटिटी से कम ही होगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा बोल रहे हैं, द पार्ट ऑफ एनीथिंग एक मिनट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज का पार्ट है, वो जो पार्ट होगा ना वो होल क्वांटिटी से कम होगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये सर्कल है, ठीक है, एक पिज्जा है, ये होल पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा है। अब इसका मैंने ये इतना सा पार्ट मेरे फ्रेंड को दिया। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट है और जो पिज्जा बचा हुआ होगा वो तो अभी इतना सारा बचा हुआ होगा, अभी भी ऐसा हो चुका होगा वो। तो जो होल पार्ट था, ये पूरा होल पार्ट था, ये इसका एक पार्ट है, तो ज्यादा बड़ा कौन है? होल पार्ट ही तो बड़ा है, सेल्फ एविडेंट ही तो है। तो वही वापस से सेल्फ एविडेंट चीज होती है कि सेल्फ एविडेंट को स्टेटमेंट में डाल दिया कि जो पार्ट होता है एक पूरी क्वांटिटी का, वो जो पार्ट होता है वो पूरी क्वांटिटी से कम होता है। ठीक है, तो ये उसका फोर्थ एग्जाम आ गया। ठीक है, फोर्थ एग्जाम ये था। अब आता है अपने फिफ्थ एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं फिफ्थ एग्जाम। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम क्या था? फिफ्थ एग्जाम ये था कि कभी कोई दो क्वांटिटीज इक्वल है, तो दोनों क्वांटिटीज का डबल करोगे ना, तो जो डबल करोगे वो भी इक्वल आएगा। दोनों क्वांटिटीज का ट्रिपल करोगे तो वो भी इक्वल आएगा। तो वही फिफ्थ एग्जाम था। तो इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल, या फिर ऐसा बोलते हैं इफ टू सेम क्वांटिटीज ठीक है, अगर कोई दो क्वांटिटीज इक्वल है, जैसे 8 और 8 इक्वल है, तो दोनों का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 16 और 16। ठीक है, 16 और 16 भी तो इक्वल है ना? तो वो यही कहना चाह रहा था कि अगर दो क्वांटिटीज इक्वल है तो उनका ट्वाइस करोगे तो वो भी उसके इक्वल आएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे अरे अरे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि x इक्वल टू वाई है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि दो क्वांटिटीज इक्वल है, x और y इक्वल है, तो अगर अपन इनका ट्वाइस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, बस यही करना था अपन को कि दोनों को ट्वाइस करा ना, दोनों तरफ ट्वाइस करा तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y और ये भी इक्वल रहेगा। जैसे 8 इक्वल टू 8 होता था, ऐसे एग्जांपल लिया अपन ने, दोनों को ट्वाइस करा तो 16 इक्वल 16 आ गया, इक्वल है। तो ये पूरा था अपन का फिफ्थ एग्जाम। सेल्फ एविडेंट है, कोई नहीं। अब आता है अपने नेक्स्ट एग्जाम पे, वो है सिक्स्थ एग्जाम। इसको अपन स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिफ्थ एग्जाम जैसा ही था। तो फिर जैसे फिफ्थ एग्जाम में क्या बोला कि दो अगर चीजें इक्वल है तो उनका डबल जो होगा वो इक्वल होगा। तो सिक्स्थ एग्जाम में ये बोला कि अगर दो चीजें इक्वल है तो उनके हाफ इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बोला
कि 8 जो है वो 8 के इक्वल है। तो 8 का हाफ क्या होता है 4, तो इधर भी तो 4 हो जाएगा, तो ये भी तो इक्वल ही होंगे, सेल्फ एविडेंट है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट मतलब ऐसे एक लैंड है, प्लॉट होता है ना खाली, मतलब जहाँ पे घर नहीं बना होता वो प्लॉट है, दोनों का एरिया इक्वल है। अब मैंने क्या किया, इस प्लॉट पे हाफ प्लॉट जो था ना वो मैंने किसी को बेच दिया, कितने लाख में, 30 लाख में। जो दूसरा प्लॉट था उसका भी हाफ प्लॉट मैंने बेच दिया, कितने में, 30 लाख में ही। तो अब जो मेरे पास बाकी बच रहे हैं प्लॉट, उनका एरिया बताओ। तो एरिया क्या होगा, जितना प्लॉट का एरिया था उसका हाफ कर लो, तो वही तो एरिया दोनों प्लॉट्स का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों प्लॉट सेम एरिया के थे, दोनों प्लॉट्स की हाफ ऑफ अपन बेच चुके हैं, तो जो बाकी बचेगा हाफ हाफ ही बचेगा, और दोनों अपन सेम एरिया वाले बोल रहे थे, तो बाकी जो बचेगा वो भी तो सेम एरिया के बचेंगे, हाफ वाले। तो ये चीज़ें थी। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 रुपीज़ है, मेरे फ्रेंड के पास भी 20 रुपीज़ है, हम दोनों ने हाफ हाफ खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, 10, मेरे पास कितने बचे, 10, क्योंकि हाफ रुपीज़ हमने खर्च कर लिए। तो अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो उनके हाफ जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको अपन मैथमेटिकली लिख देते हैं, स्टेटमेंट अपन वही वाली फिफ्थ एग्जाम वाली यूज कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई है, तो जो हाफ ऑफ x होगा वो हाफ ऑफ y के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिर्फ हाफ तक ही लिमिटेड नहीं है ये, आप 1/3 करोगे तो भी इक्वल आएगा, आप 1/4 करोगे तो भी इक्वल आएगा, आप 1/5 करोगे तो भी इक्वल आएगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों तरफ करना। ठीक है, एक तरफ नहीं कि अपन ने एक तरफ 1/5 कर लिया, जैसे अपन ने यहाँ पे 1/5 कर लिया और यहाँ पे हाफ ही करा, तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था x इक्वल टू वाई है, तो दोनों का फिर होना चाहिए था ना, इधर 1/5 करो तो इधर भी 1/5 करो, सेम रेशियो से डिवाइड करना है, सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये अपन का आ चुका है 6th एग्जाम। अब आते हैं अपने लास्ट एग्जाम पे, वो 7th एग्जाम। ठीक है, 7th एग्जाम क्या कहता है कि अगर कोई दो चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को पूरा अच्छे से ओवरलैप करती है तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ऐसी दो चीजें जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती है उनको अपन बोलते हैं वो इक्वल है। अब ये 2D फिगर का ही होगा, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये पेन है, 3D पेन एकदम। ठीक है, अगर मैं ऐसा एक और पेन लाता हूँ जिसको ओवरलैप कर लेगा, तो कोई भी अपन 3D चीज को ओवरलैप थोड़ी करवा सकते हैं। ओवरलैप का मतलब कवर करना। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, इसको मैंने उठाया, अगर एक पेपर के फॉर्म में उसको उठाया और उसके ऊपर रखा, ये इस पे ओवरलैप हो सकता है क्योंकि ये 2D फिगर है। तो 2D फिगर में ही ओवरलैपिंग होती है, 3D फिगर में ओवरलैपिंग होती भी नहीं है। तो 2D ज्योमेट्री है, वैसे भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है 2D ज्योमेट्री तो है, तो वो उसी से रिलेटेड ही कह रहा था कि अगर कोई दो चीजें ओवरलैप हो जाती है तो वो इक्वल है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रखा, जैसे मैं आपको रख के बताता हूँ। ठीक है, वैसे ही दोनों इक्वल लग रहे नहीं है, पर कोई नहीं, इक्वल बना देंगे। ठीक है, अब बराबर लग रही है ना। अब इसको अपन ऊपर उठा के इसके रखते हैं, अगर ये दोनों ओवरलैप हो गए, इसको अपन कलर पहले चेंज कर देते हैं। अभी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका कलर कर देते हैं येलो। ठीक है, और इसको इसके ऊपर रखना ना, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गई तो ये दोनों इक्वल है, तो अपन इसको देखते हैं, अब भी करके देखते हैं। देखो, ठीक है, ऐसे आ रही है, क्या ये ओवरलैप हो रही है? ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रही क्योंकि इतना पार्ट बच रहा है, तो अगर ये ओवरलैप हो जाती है तो ये इक्वल होते, ओवरलैप नहीं हो रही तो ये इक्वल नहीं है। तो बस यही कहना चाह रहा था वो अपने 7th एग्जाम में। तो बस 7th एग्जाम जो था वो भी सेल्फ एविडेंट ही तो है, अगर ओवरलैप नहीं हुई तो अपन डायरेक्ट ही बोल देंगे ना, हाँ इक्वल नहीं है, ओवरलैप होती तो ही तो इक्वल बोलते। तो सारे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब 7 एग्जाम्स की स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, आपको 4 या 5 ऐसे पूछते हैं कभी कभार, या फिर ऐसा कुछ बोल देंगे कि इस चीज को इक्वल हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, एक क्वेश्चन दिया अपन को क्या बोला, अपन को एक क्वेश्चन दिया कि ए और सी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ए सी, और बी जो है उसका मिड पॉइंट है, गिवन है। तो अपन को गिवन है कि गिवन ए एंड गिवन ए सी is a straight line and B is its midpoint। ठीक है, मिड पॉइंट को मैं MP लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट।
ठीक है, अपन को ये बोला हुआ है कि ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, बी इसका एक मिड पॉइंट है। तो बी अगर मिड पॉइंट है, जैसे ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की होती है, तो ये जस्ट मिड पे होता, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ऐसा होता ना। यहाँ पे कुछ और ले लो, पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की, तो इसका जस्ट मिड पॉइंट होता, तो वो 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर। तो अपन गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि जो ए बी का मेजरमेंट होगा, जो भी मेजरमेंट होगा, वो बी सी के मेजरमेंट के बराबर होगा ना। ए बी का जो भी मेजरमेंट होगा वो बी सी के मेजरमेंट के बराबर होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। बी इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि वो मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली इक्वल ही हो गया। ए बी का जो भी मेजरमेंट आएगा वो बी सी के इक्वल आएगा। ये चीज अपन को पता है। अब ये क्वेश्चन में हो रहा है, इसको प्रूव करके बताओ। टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये चीज को प्रूव करके बताओ। अब ये चीज को कैसे प्रूव करेंगे हम, है ना। तो अपन ने क्या बोला कि अगर ये ऐसी एक लाइन बना देते हैं जो ओवरलैप हो रही हो, तो उसका मेजरमेंट बराबर बोल सकते हैं ना अपन। तो अपन ने क्या किया, एक लाइन बनाई, दूसरी एक लाइन बनाई, और उस लाइन में क्या करा, टुकड़े जोड़े, एक ए बी का और एक टुकड़ा जोड़ा बी सी वाला। ठीक है, इसके बराबर मेजरमेंट करवाया, और इस लाइन को अपन इसके ऊपर ले गए। तो अपन ने क्या नोटिस करा कि ये जो लाइन का मेजरमेंट था ना, ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी। 7th एग्जाम में यही बोला। फिर अपन ने एक और चीज करी, अपन ने क्या बोला कि ए बी का टुकड़ा लिया, ए बी का टुकड़ा यहाँ पे लिया, यहाँ तक लिया, और ए बी के टुकड़े को वापस रिपीट कर दिया यहाँ तक भी। मतलब ये जो पीस है ना, ये ए बी वाला ही था। फिर इसको उसके ऊपर लेके गए, तो वापस पता चला कि उसकी ओवरलैप हो रही है। तो यूक्लिड ने 7th एग्जाम में क्या बोला कि ओवरलैप होती है तो इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, 2ab है, ए बी के दो टुकड़े है ना, तो 2ab जो है वो इस पूरी लाइन के बराबर आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ए सी जो है वो 2ab के इक्वल है, क्योंकि ओवरलैप हो रहा था। तो अपन ने ओवरलैप होते हुए ये स्टेटमेंट को प्रूव करके बता दिया। तो बस अपन को यही करके बताना है कि ओवरलैप हो रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रूव हो रहा है। पर अपन को जब एक्चुअल में क्वेश्चन देंगे ना, तो अपन को ज्योमेट्रिकली नहीं बताना है कि वहां पे आप ऐसे थोड़ी टुकड़े लेके जाके बताओगे ओवरलैप हो रहा है यूं, फिर उसको मैथमेटिकली बताना है। तो मैथमेटिकली कैसे बताते हैं वो देखते हैं। तो नए पेज पे देख लेते हैं। ये अपन की लाइन है ए बी सी। अपन को गिवन है कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब ए सी जो है वो तो पार्ट से बनी हुई है ना कुछ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो ए सी है वो ए बी और बी सी का सम है ना। ए बी और बी सी का सम ही तो है, ए बी और बी सी को सम करोगे तो ही तो ए सी बनेगी, यही तो है। अब मेरे को ये पता है कि जो बी सी है वो ए बी के इक्वल है, दोनों बी सी और ए बी इक्वल है ना, तो जहाँ पे बी सी है वहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यही करा, यहाँ पे ए बी पड़ा ही है, यहाँ मैंने ए बी लिख दिया, क्योंकि बी सी तो ए बी के इक्वल है, सेम चीज है, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे ए सी पड़ा है, ये ए सी यहीं पे पड़ा है, ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab। खत्म, बाय बाय टाटा फिनिश। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मैथमेटिकल अगर अपन को बोलेंगे तो अपन को ऐसे करके प्रूव करके बताना है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे यूक्लिड के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अपन को एग्जाम सारे पता चल गए। अब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, और अपन कल की क्लास में पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पोस्टुलेट तो स्किप ही कर दिया ना, छोड़ दिया आज में, पोस्टुलेट्स नहीं हो पाए। तो पोस्टुलेट 7 स्टेटमेंट्स, इतने सारे स्टेटमेंट्स नहीं है, पोस्टुलेट के 5 ही स्टेटमेंट्स हैं। जो 5th वाली स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5th स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से बोला हुआ है। एक 5th पोस्टुलेट है उसको प्ले फेयर्स एग्जाम भी बोलते हैं। तो 5th स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बाकी तो फिर ठीक ही है। ठीक है, 5 पोस्टुलेट उसके पढ़ने अपने। तो कल अपन 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे यूक्लिड वाले, और थोड़े बहुत यूक्लिडियन ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लग रहा तो बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा, हम जरूर उस पर काम करेंगे।